नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़े थे। आज हम जर्मनी देश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम देखे थे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ जाती है, तो जर्मनी भी इससे अछूता नहीं रहता है। जर्मनी में भी 1789 ईस्वी के बाद धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना आने लग जाती है। 1789 के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का प्रयास करते हैं, तो जर्मनी में भी राष्ट्रवाद के लिए प्रवेश करते हैं। जर्मनी मध्यकाल के समय छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जर्मनी में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जर्मनी राइन राज्य संघ का स्थापना किया गया और पुनः एकीकरण करके 39 राज्यों में बांट दिया गया। लेकिन हम जानते हैं कि 1814 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद पुनः राजतंत्र लाने का प्रयास मेटरनिख द्वारा किया जाता है और जर्मनी में भी राजा का शासन ला दिया जाता है और फ्रेडरिक विलियम के द्वारा जर्मनी में शासन किया जाता है। और इसके बाद पुनः जर्मनी के जनता में राष्ट्रवाद आती है और किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करती है, उनके विरोध करने में बिस्मार्क का क्या योगदान रहता है, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जर्मनी में मध्यकाल के समय सालमा का शासन चलता था। सालमा, जो कि 800 ईसा पूर्व के बात है जब सालमा का यहाँ शासन चला करता था। और इस समय जर्मनी टोटल 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और इसको नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 39 राज्यों में विभक्त कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। लेकिन हम बोले कि 1814 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलिना द्वीप पर निर्वासित कर दिया जाता है, तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के बाद पुनः राजतंत्र ला दिया जाता है और जर्मनी में फ्रेडरिक का शासन आ जाता है। देखिए, जर्मनी में 1806 ईस्वी में राइन राज्य संघ का स्थापना करने के बाद 39 राज्यों में बांट दिया गया। राइन राज्य संघ, इसकी स्थापना नेपोलियन के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना अभी शिखर पर नहीं पहुंची थी। 1830 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई, तो यहाँ भी कुछ कुछ क्रांति देखने को मिला, लेकिन जर्मनी में बहुत ही अधिक विभिन्नता था। जर्मनी विभक्त था, कई रूप से बटा हुआ था। सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया में बटना विभाजन नहीं कहलाता है। विभाजन हर तरीके से होता है। कोई राजनीतिक रूप से बटा हुआ है, जैसे डेनमार्क में देखते हैं कि किस तरह से ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का शासन चलता है, परंतु भौगोलिक दृष्टि से वहां पर उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आ जाता है, तो राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड बटा हुआ है। उसी तरह से भारत में भी हम देख ले रहे हैं कि भारत का कश्मीर पर आक्रमण होते हुए भी पूरी तरह से पीओके पर भारत का कब्जा नहीं हो पाया है। तो भारत में होते हुए भी जम्मू कश्मीर का अलग बंटवारा, एक राजनीतिक रूप से अलग बंटवारा है। भले भौगोलिक दृष्टि से भारत का एरिया जाता है, लेकिन अभी भी पीओके में राजनीतिक रूप से अलग हुआ है। तो कई रूप से विभाजन हो जाता है, चाहे कोई आर्थिक रूप से भी बढ़ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पूरे भारत में कई ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत आगे हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन कई कई राज्यों में राजनीतिक रूप से अलग है, जैसे कि उसे यूनियन टेरिटरी में रख दिया जाता है। जैसे कि 8 यूनियन टेरिटरी भारत में बांटा हुआ है, राजनीतिक दृष्टि से ही बांटा हुआ है। कोई एरिया हम बांट देते हैं सामाजिक दृष्टि से, जैसे अंडमान और निकोबार और जम्मू कश्मीर दोनों तो यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन फिर भी अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर में अंतर देखने को मिलता है। यह किस आधार पर है? तो सामाजिक स्तर पर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग मुख्य धारा से भारत के विकास में नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से विभाजन कई स्तर पर होता है। भारत में विभाजन भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर रूप से लोग बटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी एक सूत्र में, एक धागा में सभी लोग बंधे हुए रहते हैं, वह है हमारा कानून व्यवस्था यानी कि संविधान। तो जर्मनी भी कई रूप में उस समय बटा हुआ था, हर दृष्टि से बटा हुआ था। यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी देख रहे हैं कि बंटवारा है, आर्थिक रूप से भी लोग बटे हुए हैं
और सामाजिक रूप से भी यहाँ पर बंटवारा देखने को मिलता है। इसके अलावे जर्मनी में के लोग भाषा के आधार पर भी बटे होते हैं और संस्कृति भी यहाँ अलग अलग पाई जाती है, लेकिन इन सब में राष्ट्रवाद न होने के कारण, कानून व्यवस्था के अभाव के कारण यह लोग बटे हुए थे। तो जब भी कोई देश अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग आधार पर बटा हुआ है तो उसको एक करने के लिए किसी एक राष्ट्रवाद या किसी एक कह सकते हैं कानून में बंधना आवश्यक है, और जर्मनी में उसी कानून व्यवस्था का, उसी राष्ट्रवाद का अभाव था। यही इसी को लाना था, और यह आया था कब? तो फ्रांस के कुछ कुछ क्रांति से। जैसे 1789 के क्रांति से कुछ लहर आई, 1830 में जो क्रांति हुआ था फ्रांस में, इससे भी कुछ लहर यहाँ पर देखने को मिला। 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ तो इसके बाद जर्मनी में कुछ राष्ट्रवाद आने लगा, परंतु इस समय यहाँ शासन कर रहे थे फ्रेडरिक विलियम। परंतु इनको जब राष्ट्रवाद करने का प्रयास किया गया, इनको राष्ट्रवादियों का समर्थन मिला, तो यह फ्रेडरिक विलियम मेटरनिख से लड़ाई लेना नहीं चाहते थे। हम जैसा कि बोले कि पूरे यूरोप में मेटरनिख का ही दबदबा, हस्तक्षेप बहुत अधिक था। जर्मनी में भी मेटरनिख का हस्तक्षेप अधिक था, और उस समय जर्मनी में शासन कर रहे थे राजा थे फ्रेडरिक विलियम, और इनको राष्ट्रवादियों ने समर्थन दिया कि आप मेटरनिख से पीछे हटिए, या फिर कह सकते हैं कि मेटरनिख को अपने क्षेत्र से हटा दीजिए। तो इन्होंने साफ हाथ खड़ा कर दिया और मेटरनिख से लड़ाई लेना नहीं चाहा, हस्तक्षेप नहीं कर पाए, और इसके हम कह सकते हैं मेटरनिख। देखिए, जैसा कि हम बोले कि 39 राज्यों में जर्मनी को तोड़ दिया गया था, इनमें सबसे प्रमुख जो राज्य था वह था प्रासा। कौन? प्रासा। यह जो एरिया हम देख ले रहे हैं, यह पूरा प्रासा का ही एरिया था। देखिए, यहाँ प्रासा और ये दोनों किंगडम जो है प्रासा का एरिया में ही आ जाता है। पूरे जर्मनी में हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के शासक का हस्तक्षेप था। इन 39 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य था, जो क्षेत्र था, वह प्रासा था, जो उत्तर जर्मनी में आता था। यह हमारा जो प्रासा है, यह उत्तर जर्मनी में आता है, और यहीं के शासन करने वाले जो व्यक्ति थे, देखिए 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद, क्रांति जो फ्रांस में हुई थी, तो यहाँ पर एक डायट की स्थापना कर दिया था। डायट क्या होता है? तो हम संसद जिसे बोलते हैं कि यह संसद है, संसद। तो संसद में प्रासा के भी प्रतिनिधि शामिल थे, और 1830 के क्रांति के बाद प्रासा के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो गए थे कौन? बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। हम देख पा रहे हैं कि ये बिस्मार्क साहब प्रासा से प्रतिनिधि करते थे। प्रासा, यह प्रासा का प्रतिनिधि हुए, नेता हुए प्रासा से, जो कि डायट में, जर्मनी के डायट में बैठते थे। 1830 ईस्वी के बाद 1848 में जो क्रांति हुई, इसके बाद फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो जाती है और नया राजा बनते हैं विलियम। कौन? विलियम द्वितीय जैसे ही राजा बनता है, गद्दी पर आता है, तो अपना प्रधानमंत्री के रूप में, जिसे जर्मनी में चांसलर बोला जाता है, चांसलर के रूप में बैठा दिया जाता है बिस्मार्क को। और बिस्मार्क एक तरह से विक्टर काउंट काउर के ही जैसा था शासक। बिस्मार्क काउंट काउर के जैसा ही एक योग्य शासक था। यह राजनीति बहुत अच्छा जानते थे, यह एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे, जिसे कह सकते हैं कि यह इनके पास कूटनीतिज्ञ थे। राजनीति के साथ साथ छल कपट भी बहुत अच्छे से जानते थे। तो यह कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे। इनको बहुत ही अच्छा से आता था कि कैसे देश को ऑस्ट्रिया से आजाद होने के लिए किस तरह के नियम कानून लगाना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले बिस्मार्क ने क्या किया कि फ्रांस से एक संधि कर लिया कि जब भी हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे तो आपको ऑस्ट्रिया और जर्मनी से जब युद्ध होगा तो फ्रांस को बोले कि आप न्यूट्रल रहिएगा, न्यूट्रल रहना है, आपको शांत रहना है, तटस्थ रहना है। और एक संधि इन्होंने इटली से भी किया कि जब हम लड़ाई करेंगे ऑस्ट्रिया और जर्मनी से, तो आप उसी समय ऑस्ट्रिया पर हमला कर दीजिएगा,
ऑस्ट्रिया पर हमला कर देना है। एक ही समय में दोनों मिलकर के वार करेंगे ताकि ये दोनों जीत जाए। तो लड़ाई आ जाता है कब, सीमा को लेकर के जर्मनी और ऑस्ट्रिया। यहाँ हम जर्मनी के साथ यहाँ हम नाम कह के अगर प्रसा भी कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जर्मनी के ही राज्य था एक प्रसा। तो प्रसा या ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ या जर्मनी या ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ, बात एक ही समझिएगा। तो 1866 ईस्वी में लड़ाई आ जाता है प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच 1866 ईस्वी में युद्ध हो जाता है, जिसे कहते हैं हम सेडोवा का युद्ध। क्या? सेडोवा। सेडोवा सेडोवा का युद्ध हो जाता है 1866 ईस्वी में, जिसमें प्रसा तथा ऑस्ट्रिया के बीच सीमा को लेकर के युद्ध होता है। और इस युद्ध में फ्रांस, जैसा कि बोला गया था कि शांत रहना है, और इसको मदद करने के लिए कौन आ जाएगा? इटली। तो इस तरह से देखते हैं कि ऑस्ट्रिया इस युद्ध में हार जाता है, बुरी तरह पराजित हो जाता है 1866 ईस्वी में। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण, या फिर कह सकते हैं कि जर्मनी का लगभग 2/3 यानी कि 66% एरिया एकीकृत हो जाता है। बाकी का जो 1/3 एरिया जो आपका बच गया है, इसको एकीकरण करने के लिए अब युद्ध करना पड़ेगा जर्मनी को। किससे? फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। जर्मनी के कुछ एरिया जो दक्षिण का एरिया था उस पर फ्रांस का कब्जा था। हम देख रहे हैं कि जर्मनी के जो दक्षिण का एरिया है उस पर फ्रांस का कब्जा था, और फ्रांस से युद्ध करने के लिए अब बिस्मार्क को राजनीति चलना आवश्यक हो जाता है। जब स्पेन में एक राजा होते हैं और स्पेन के जब राजा के गद्दी बदलाता है तो उस पर कब्जा होना था किसका? प्रसा का। प्रसा के शासन वहां पर होना था नियमतः, परंतु स्पेन के गद्दी बनने पर यहाँ पर फ्रांस ने बाधा डाल दिया, बाधा उत्पन्न कर दिया। इसी वजह से फ्रांस और प्रसा में युद्ध हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यह सेडॉन का युद्ध। क्या? सेडॉन। सेडॉन सेडॉन का युद्ध हो जाता है 1870 ईस्वी में। और इस युद्ध में फ्रांस की पराजय बुरी तरह से हो जाती है। फ्रांस पूरी तरह से हार जाता है, फ्रांस की पराजय हो जाती है। और इस तरह 1870 ईस्वी में जर्मनी अपने पूरे एरिया पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट, जो आप एरिया जो देख रहे हैं, जर्मनी का यह क्षेत्र यहाँ पर फ्रैंकफर्ट एरिया है, जो कि बर्लिन से आपको कुछ दूरी पर मैप में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो हमारा जो दिख रहा है शहर, यही है फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट में 1871 ईस्वी में बैठक होती है, संधि होती है फ्रैंकफर्ट। और इस संधि में जर्मनी को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया जाता है, या जर्मनी का एकीकरण पूरी तरह से हो जाता है। और इस तरह जर्मनी में पुनः शासन आ जाता है गोत्वाचो। क्या? गोत्वाचो। और जर्मनी का एकीकरण समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ, उस क्रांति से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई, और जर्मनी भी इससे अछूत नहीं रह पाया। 1830-1848 के क्रांति के बीच जर्मनी में पूरी तरह से राष्ट्रवाद शिखर पर पहुंच गया, और बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण सेडॉन का युद्ध में पूरी हो गया। और फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा 1871 ईस्वी में जर्मनी पूरी तरह से एकीकरण हो गया। धन्यवाद।